मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू आमिर। तो जी देखें, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, बाकी और आने वाले हैं या इतने ही? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद आ जाए कोई और भी दोस्त ज्वाइन कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखें, बेसिकली आज का जो टॉपिक हमारा है वो रेंट लॉज के ऊपर है। आज हम रेंट लॉज के ऊपर बात करने वाले हैं। रेंट लॉ से रिलेटेड जो स्टेचूट है, जो लॉ है, जो डील करता है रेंट के मैटर से, वो है सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। बेसिकली ये एक स्पेशल नेचर का स्टेचूट है जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है रेंट के मैटर से, और ये प्रोविजनल लेवल पे होता है। इससे पहले एक लॉ था, जो है वो वेस्ट पाकिस्तान रेंट प्रीमिसेस के नाम से एक लॉ था 1959 का, वो फेडरल लेवल पे था। उसके बाद जो है उसको रिपील करके 1979 में पाकिस्तान सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 को एनेक्ट किया गया। देखिए, अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कोर्ट्स में जो डेली बेसिस पे हमारे मैटर चलते हैं उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा है। जुडिशरी के हवाले से भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसमें काफ़ी दिखने में तो ये एक छोटा सा स्टेचूट है और एक सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी डीप में जाएंगे तो ये बहुत एक ट्रिकी लॉ है और इंटरेस्टिंग लॉ है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस भी हैं जो कि जिनको मैंडेटरी दिया गया है, लेकिन उसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे, प्रोसीजरल उसका देखेंगे, तो वो मैंडेटरी नहीं बल्कि डायरेक्टरी हो जाते हैं। जब हम उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो तब पता चलता है कि इनकी जो नेचर है वो डायरेक्टरी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस लॉ में जो है काफी सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज मैंडेटरी बताई गई है किसी प्रोविजन में, तो अगर फिर अगली सेक्शन अगर हम आगे देखेंगे तो उसमें उसी चीज को निगलेक्ट किया जाता है, उसी चीज को फिर जो है डायरेक्टरी किया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सके इसको आज कवर करें, और जितना बाकी रहेगा तो फिर हम वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जितनी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे जुडिशरी के हवाले से हो, क्योंकि जुडिशल इंटरव्यूज में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिटन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके प्रियम्बल की बात करें, अगर हम इसके, क्योंकि कोई भी, अब जब आप लॉ पढ़ते हैं, ये बात आप अपने माइंड में रख लें, जब भी आप कोई भी नया लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाके वही सेक्शन पढ़ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन असल में करना क्या चाहिए, असल में हमने सबसे पहले उस लॉ का प्रियम्बल पढ़ना चाहिए, ताकि बेसिकली हमें पता चले कि लॉ, उस लॉ का पर्पस क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब हम लॉ उसका प्रियम्बल समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी पढ़ने के लिए। देखिए, इसका प्रियम्बल जब हम देखेंगे तो प्रियम्बल इसका बड़ा इजी है। वो सिर्फ ये कहता है कि ये जो लॉ है, सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस जो है, वो बेसिकली एक रिलेशनशिप रेगुलेट करता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। समझ रहे हैं? तो एक रिलेशनशिप शो करता है ये लॉ जो है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। उसके साथ साथ लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो भी अपने राइट्स हैं उस प्रेमिसेस के हवाले से, रेंटेड आउट जगह के हवाले से जितने भी उनके राइट्स हैं, उनको ये लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है। आगे ये प्रेम्बल इसका ये कहता है कि ये लॉ जो है, ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है अर्बन एरियाज पे। जब हम इसके प्रियम्बल को पढ़ेंगे, आई अज्यूम कि आपके पास बुक होगी, अगर आप इसके प्रियम्बल को देखेंगे तो वो कहता है कि प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस विद इन अर्बन एरियाज।
अब यहाँ पे समझने की एक चीज है कि ये सिर्फ अर्बन एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल है। रेंटेड सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है अर्बन एरियाज के ऊपर। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर फिर अगर सिर्फ ये जो लॉ है सिर्फ अगर अर्बन एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल है तो जो है रूरल एरियाज के बारे में क्या ख्याल है, उन वहाँ का क्या सीन है और वहाँ पे किस तरीके से जो है रेंट रेंट के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरीके से क्या जैसे आपका सवाल बिल्कुल ये होगा मेरे से कि क्या सर अगर ये सिर्फ अर्बन एरिया से डील करता है तो क्या रूरल एरियाज में लोग अपनी जगहें जो है जो अपनी प्रेमिसेस है उनको रेंट आउट नहीं करते? अगर करते हैं तो क्या उधर डिस्प्यूट नहीं अराइज होते रेंट से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड? तो उन सब चीजों को किस तरीके से डील किया जाता है? देखिए लॉ ये कहता है कि सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस सिर्फ अर्बन एरियाज पे डील करेगा, लेकिन जहां तक बात है रूरल एरियाज की तो वहां पे सीपीसी अप्लाई करता है। बेसिकली सीपीसी का जो प्रोसीजर है वो तो इस पे भी अप्लाई करता है, लेकिन रूरल एरियाज के लिए जो है हम सीपीसी ऑर्डर 20 रूल 12 में सूट बेसिकली फाइल करते हैं। हम इसमें नहीं जाते, इस स्टेट्यूट के थ्रू जो है रेमेडी क्लेम नहीं करते, हम सीपीसी में जाएंगे। मैं रूरल एरियाज की बात बता रहा हूँ आपको। हम ऑर्डर 20 रूल 12 में जो है सूट फॉर पोजेशन एंड मेंस प्रॉफिट और रेंटल अमाउंट का एक सूट फाइल करते हैं जिसमें एक डिक्लेरी प्रिमिलरी डिक्री निकलती है पोजेशन के हवाले से और फाइनल जो डिक्री होती है वो रेंट के हवाले से होती है। अब इस सूट की अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि कितने टाइम के अंदर अंदर हम सूट ये फाइल कर सकते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 109 ये कहता है कि आप ये सूट जो है इसको आप आर्टिकल 109 ये कहता है कि इसको आप जो है 3 साल के अंदर अंदर ये सूट आप फाइल कर सकते हैं। फिर ये तो बात थी रूरल एरियाज के बारे में। आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो अर्बन एरियाज के ऊपर ही रहेगा और सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के ऊपर रहेगा। बेसिकली इससे पहले जो है पाकिस्तान लेवल पे था एक ऑर्डिनेंस, उसको रिपील करके ये अभी प्रोविजनल लेवल पे लाया गया। इसी तरीके से हर एक प्रोविंस का अपना अपना लॉ है। तो सबसे पहले इसका अगर हम डेफिनेशंस को देखेंगे तो मेन जो डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस है वो ये है कि एक डेफिनेशन दी गई है एफ में, सेक्शन 2 के एफ में डेफिनेशन दी गई है लैंडलॉर्ड की, कि लैंडलॉर्ड क्या होता है बेसिकली। द लैंडलॉर्ड, अब डेफिनेशन ये कहती है, अगर इसकी हम लीगल लैंग्वेज को देखें तो ये कहती है कि द ऑनर ऑफ प्रीमिसेस एंड इंक्लूड्स अ पर्सन who is for the time being authorized or entitled to receive rent in respect of such premises। अब इसमें दो कैटेगरीज बताई गई हैं कि ये जो दो लोग हैं ये ऑनर हो सकते हैं। पहला जो लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, पहला तो एक ऑनर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, एक वो लैंडलॉर्ड। उसके साथ साथ अगर लैंडलॉर्ड किसी और को ऑथोराइज करता है फॉर द टाइम बीइंग कि आप जो है मेरी इस प्रेमिसेस से आप जो रेंट है वो कलेक्ट करेंगे, जैसे एजेंट अपॉइंट होते हैं, तो वो भी फॉर द टाइम बीइंग और इस स्टेट्यूट के हवाले से लैंडलॉर्ड समझे जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो इसकी दूसरी मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है इस सेक्शन 2 की, उसमें है जे, टेनेंट। टेनेंट को डिफाइन करते हैं कि टेनेंट बेसिकली होता क्या है। देखिए टेनेंट का इसमें मकसद ये है कि एनी पर्सन हु अंडरटेक्स और इज बाउंड टू पे रेंट एज अ कंसिडरेशन फॉर द पोजेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रीमिसेस। देखिए बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा जो अंडरटेक करे या बाउंड हो रेंट देने के लिए तो वो टेनेंट बेसिकली उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने की एक चीज है वो ये है कि यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हुए हैं, एक पोजीशन लिखा हुआ है, एक ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए हम इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। देखिए फॉर सपोज कि अगर मैं जगह जो है अपने लिए रेंट पे ले रहा हूँ, मैंने एक रेंट एग्रीमेंट बनाया लैंडलॉर्ड के साथ और मैंने कहा कि सर मंथली इतना रेंट होगा, और इस तरीके से जो भी एग्रीमेंट में चीज़ें होती हैं वो करके, और उसके बाद जो है आप ये जगह इसमें मैं खुद पर्सनल जो है ना पोजीशन में रहूंगा, ठीक है। ये तो होगी पोजीशन। अब ऑक्यूपेशन का क्या मकसद है? ऑक्यूपेशन का मकसद ये है कि रेंट एग्रीमेंट तो मैं अपने नाम की कर रहा हूँ लेकिन पोजीशन किसी और के पास है। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर सपोज कि मेरा कोई रिश्तेदार है, अब मैं किसी लैंडलॉर्ड के साथ जो है
मैं एक रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूँ कि रेंट आपको मैं दूंगा, रेंट वगैरह सब कुछ मैं पे करूंगा, लेकिन आपको जो पोजीशन जो होगी, जो रहेगा इस प्रेमिसेस में, वो मेरा कजन रहेगा। तो दैट मीन्स कि मैं ऑक्यूपेशन में आ गया और वो पोजीशन में आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, और जैसे मैंने अभी आपको रेंट एग्रीमेंट के बारे में बताया, तो अभी हम इसकी रेंट एग्रीमेंट को समझेंगे कि बेसिकली रेंट एग्रीमेंट क्या होती है, किस तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाई जाती है, उसमें क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो इस प्रेमिसेस के हवाले इस स्टेट्यूट ने दी हुई हैं। देखिए बेसिकली सेक्शन 5 जो है वो डील करता है रेंट एग्रीमेंट के हवाले से। अब उसकी अगर हम लीगल लैंग्वेज को बात करेंगे, तो ये जो सेक्शन है ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। लॉ में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो मैंडेटरी प्रोविजन के होते हैं, जो मैंडेटरी नेचर के होते हैं, जिनको लाजमी एनिया करना ही होता है, उनमें कोई अदर एक्सेप्शन नहीं होती है। कुछ डायरेक्टरी होते हैं जिनमें और ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे सेक्शन 5 की, एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ तक पढ़ने तक जो है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। लेकिन आगे मैं इसको आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसकी नेचर चेंज होती है। देखिए एग्रीमेंट का सेक्शन 5 जो है ये कहता है, द एग्रीमेंट बाय द लैंडलॉर्ड बाय द लैंडलॉर्ड लेट्स आउट एनी प्रीमिसेस टू द टेनेंट शेल बी इन राइटिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड शेल इज देयर। वर्ड शेल का मतलब ये है कि इस प्रोविजन को ये जो है मैंडेट दे रहा है, बिल्कुल मैंडेटरी शो कर रहा है। अब सबसे पहली बात ये है कि एग्रीमेंट जो होगी वो इन राइटिंग होगी। ठीक है सर, इन राइटिंग एग्रीमेंट होने के बाद जो है उसके कुछ जो है उसके ऊपर कुछ चीजें जो है, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि इस तरीके से जो है एग्रीमेंट कंप्लीट होगी। क्या चीजें हैं? पहली चीज तो ये है कि एग्रीमेंट बनने के बाद वो अटेस्टेड होगी। पहली बात, अटेस्टेड होगी, साइंड होगी और सील्ड होगी। कौन करेगा अटेस्टेड, साइन कौन करेगा, सील्ड कौन करेगा? तो उसके लिए क्लासेस डिफाइन किए गए हैं। वो ये है कि या तो कंट्रोलर करेगा उसको अटेस्ट, जिसकी जुरिस्डिक्शन में प्रेमिसेस आती है। अगर वो नहीं कर रहा तो कोई भी सिविल जज जो है वो उसको अटेस्ट करेगा, या तो फिर फर्स्ट क्लास का कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो रेंट एग्रीमेंट को बेसिकली अटेस्ट करेगा। और ये कंपलसरी दिया हुआ है। आप पूरा अगर इसका सेक्शन पढ़ेंगे तो तीनों जगहों में शेल वर्ड यूज किया गया है। पहली बात तो एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए। उसके बाद वो एग्रीमेंट जो है, जो भी आपके उसमें शरायत है, वो सारी जो है उनको आप अटेस्टेड करवाएंगे। किससे करवाएंगे? आप कंट्रोलर से करवाएंगे। अगर वो नहीं तो आप जो है उसको सिविल जज से करवाएंगे। अगर वो नहीं तो आप जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से उसको अटेस्टेड करवाएंगे, साइन करवाएंगे, सील्ड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको स्टेट्यूट में जो लिखा हुआ है वो चीज समझ आ गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। अब देखिए बेसिकली अब मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आज भी रेंट के केसेस जो है कोर्ट्स में चलते हैं बगैर किसी रेंट एग्रीमेंट के? काफी दफा होता है। अब मैं यहाँ पे ये जो जगह है इसकी कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी मैं केस फाइल कर सकता हूँ। कोई बनवाता है रेंट एग्रीमेंट, हालांकि रिस्पेक्टिवली ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, लाजमी आपने रेंट एग्रीमेंट जो है वो बनवानी है, ये लॉ ये कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो है इसको रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई नहीं बनाते हैं। अगर कोई बनाता भी है तो उसको उस तरीके से, जिस तरीके से लॉ ने इसको बोला है कि आपको अटेस्टेड करवानी है, साइन करवानी है, सील करवानी है, वैसा नहीं करता। नोटरी पब्लिक से जाके जो है नोटराइज कर देता है, और जाके कोर्ट में अगर शो करनी होती है तो कोर्ट में आप जो है उसको एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं। आप अपना रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शो कर सकते हैं उस एग्रीमेंट से। उसमें हालांकि अटेस्टेड भी नहीं है, वो साइंड भी नहीं है, सील्ड भी नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वो जो है एडमिसिबल है। आपसे जज साहब ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये इस तरीके से क्यों है, या एग्रीमेंट है तो ये प्रॉपर क्यों नहीं है, या एग्रीमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। आज भी सूट बगैर एग्रीमेंट के फाइल हो रहे हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए उसके पीछे वजह ये है कि जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, जब आपकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप जब सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे, तो वो ये कहती हैं कि आप जो इस सेक्शन, ये जो आप कहते हैं कि मैंडेटरी नेचर का है, आप इसको मैंडेटरी नहीं बल्कि आप इसको डायरेक्टरी समझें।
ठीक है, आप जो वर्ड शेल की बात कर रहे हैं, आप इस वर्ड शेल को शेल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसको वर्ड को जो है मे पढ़ेंगे। ये सुपीरियर कोर्ट्स की इसमें जजमेंट्स है। अच्छा सर, क्यों इसको हम शल ना पढ़ें और क्यों इसको हम में पढ़ें, क्यों इसका मैंडेट जो है वो खत्म करके और उसको डायरेक्टरी किया जा रहा है? देखिए, उसके पीछे रीजन ये है, सुपीरियर कोर्ट्स ये कहती हैं कि खुद लेजिस्लेचर जो है वो इसके मैंडेट को नलीफाई कर रहा है। खुद लेजिस्लेचर जो है, जो कानून है, इसके आगे जब हम इसके आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाने का जो मैंडेट है, जो वर्ड शेल है, उसको नलीफाई करके और उसको मे में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस सेक्शन को पर्टिकुलर जो है, इस सेक्शन को अभी हम फिलहाल यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अभी तक आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि सेक्शन जो रेंट एग्रीमेंट है वो इस तरीके से बनता है और इस तरीके से उसको अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो रेंट एग्रीमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट्स का इसके ऊपर ये व्यूज है। अब सुपीरियर कोर्ट ने इसके ऊपर व्यूज इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका अपना सेक्शन जो है, आगे सेक्शन एक आता है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो इसका अपना सेक्शन जो है वो इसके सेक्शन 5 के मैंडेट को नलीफाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसके सेक्शन 5 के मैंडेट को नलीफाई कर रहा है। इसी वजह से जो है हम इसके वर्ड शेल को एज अ मे कंसीडर करके और जो है उसको डायरेक्टरी समझते हैं। इसीलिए लाजमी नहीं है कि आप जो है रेंट एग्रीमेंट बनाएं या ना बनाएं। ठीक है सर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इसके सेक्शन 7 के बारे में, तो सेक्शन 7 ये कहता है कि हायर रेंट नॉट चार्जेबल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो कि उनको अचानक से ख्याल आता है, 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो आके आपके पास आ जाते हैं, आप टेनेंट है, और आपके पास आके आपको बोलते हैं कि सर ये जो आपका रेंट है आज से 20,000 नहीं बल्कि 35,000 हो जाएगा। बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के आपसे जो है हायर रेंट की डिमांड करने लग जाते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ से सेक्शन 7 डील करता है। अगर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो सेक्शन 7 ये कहता है कि नो लैंडलॉर्ड शल चार्ज और रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रेमिसेस एट द रेट हायर देन दैट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, and if the fair rent has been fixed by the controller in respect of such premises at the rate higher than the fair rent। बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मकसद है कि ये कहता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो जो जो रेंट आपने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपने एग्री करा था कि हर महीने के आखिर में जो है आपको 20,000 रुपये मैं दूंगा, आप उससे हायर रेंट चार्ज नहीं करोगे। या अगर कोई रेंट कंट्रोलर ने आपका रेंट फिक्स किया हुआ है 20,000 या 25,000, आप उससे हायर रेंट चार्ज नहीं करोगे। ये है कि आप हर 6 महीने के बाद उठ के मेरे पास आ जाओ कि अब 25,000 नहीं और 40,000 रेंट होगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आपका जो एक प्रोसीजरल होता है, जिस तरीके से आप एग्री हुए हो, और जो प्रैक्टिकल होता है, जो पर एनम जो चीज़ें बढ़ती हैं, जो जिस तरीके से कानूनी तरीके से जो आपका रेंट बढ़ता है वो चलता रहेगा। बाकी इस तरीके से आपका जब आपका दिल चाहे आके रेंट जो है बढ़ा देंगे, वो नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो है एक प्रोहिबिशन है लैंडलॉर्ड के ऊपर कि भाई आप इस तरीके से रेंट जो है हायर रेंट नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद इसी सेक्शन 7 में हमने एक वर्ड पढ़ा, फेयर रेंट। अब फेयर रेंट क्या होता है उसको समझने के लिए हम सेक्शन 8 को देखेंगे। सेक्शन 8 बेसिकली फेयर रेंट से डील करता है। अब देखें, जब फेयर रेंट की बात आती है तो इसमें दो चीज़ें हैं। फेयर रेंट बेसिकली इसका अगर सिंपल हम मतलब देखें तो एक मुनासिब रेंट के बारे में बात करता है। ये कहता है कि द कंट्रोलर शल ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट और लैंडलॉर्ड डिटरमाइन फेयर रेंट ऑफ द प्रीमिसेस आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। बेसिकली देखें, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। देखें, इसमें ये होता है कि आप जो है मान लीजिए कि आप एक टेनेंट है, आप पहली दफा कराची आए हैं, आप जो है आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, आप जो है बस ऐसे ही किसी कोई जगह खाली देखी और आपने कहा कि कैसे भी करके ये मुझे चाहिए, तो आपने जो है वो जगह ले ली, आप उसमें एज अ टेनेंट रहने शुरू हो गए। आपसे वो मंथली 30,000 रुपये उस जगह के पैसे चार्ज कर रहा है।
2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने हो गए, उसके बाद जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि यार जिस जगह में मैं टेनेंट हूँ, यहाँ पे जो पैसे मैं पर मंथ जो उनको रेंट दे रहा हूँ, वो तो अगर कंपेयर किए जाए बाकी सारी जगहों से, तो मैं तो बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। जिस टाइम पे आपने आके यहाँ पे रहना शुरू किया था, आपको तो आइडिया नहीं था कि इधर रेंट कितना होता है। हर एरिया के हिसाब से एक होता है डिसाइडेड, या एक होता है कि इतना रेट यहाँ पे चलता है, एक आइडिया होता है। लेकिन आप जब रहे तो आपको तो पता ही नहीं था। आपने तो जो है 30,000 रुपये पर मंथ आप दे रहे हो 3 महीने से। और हालांकि रेंट जो है वहाँ पे लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में रेंट बेसिकली जो है वो 10,000 रुपये महीना चल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप मालिक मकान को बोल रहे हैं कि सर इस तरीके से रेंट तो 10,000 रुपये चल रहा है इस जगह का, दूसरी जितनी भी जगह साथ में है लोकेलिटी, इसमें उसमें कोई भी 10,000 से ऊपर नहीं है, 12,000 से ऊपर नहीं है, तो आप इसमें रेंट कम कर दें। अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा? फिर आप जो है थ्रू सेक्शन 8 जो है आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं रेंट कंट्रोलर को, जो कि फिर रेंट कंट्रोलर डिसाइड करता है कि वाकई क्या आप रेंट ज़्यादा दे रहे हैं, या आप रेंट जो है मुनासिब रेंट दे रहे हैं, या जितना देना चाहिए आप उतना दे रहे हैं। तो वो सारी एक इंक्वायरी बनाता है, एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर कोड का। उस तरीके से फिर जो है एक फेयर रेंट डिसाइड होता है कि नहीं, आपको 30,000 नहीं बल्कि आपको 12,000 रुपये पर मंथ देने चाहिए। तो वो फेयर रेंट जो है डिसाइड करता है कंट्रोलर। बेसिकली ये था फेयर रेंट। अब फेयर रेंट को डिसाइड करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कभी भी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देंगे फेयर रेंट के हवाले से, तो बेसिकली 4 चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। 4 चीज़ें कोर्ट जो है वो ग्राउंड्स को देखता है कि क्या ये वाकई चीज़ें हैं, उसके बाद फेयर रेंट जो है डिसाइड होता है। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन डिसमिस भी हो सकती है। हालांकि फेयर रेंट जो आप कम करवाने गए हो उसको में भी वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो 4 चीज़ें कौन सी है, वो उन 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसी सेक्शन 8 के अंदर दी हुई है वो 4 चीज़ें। बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो इसमें दी गई है वो है कि बाकी जो आपके जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास की जो सिमिलर टाइप की जो प्रेमिसेस हैं आपकी लोकेलिटी में, उनका रेंट कितना है। अगर आप कह रहे हैं सर मैं 30,000 दे रहा हूँ, लेकिन बाकी सब जो सिमिलर टाइप के प्रेमिसेस हैं वो तो 10,000 रुपये पर मंथ दे रही, तो आपको वो चीज़ साबित करनी पड़ेगी। साथ साथ आपने जो है उसके साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बताना होता है कि सर इसमें रिपेयर की इतनी चार्जेस लगती हैं, और इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ये मुझसे पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, रिपेयर का भी आपने बताना होता है। टैक्सेस जो होते हैं वो भी आपने बताने होते हैं। आपकी लाइट जो पहले, अब देखिए अभी जो है आप इलेक्ट्रिसिटी का देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले इतना नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, 2,000, 1,000, 1,500 एक फिक्स रेट होता है लाइट का कि पर मंथ इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी चीज़ें चेंज है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से होता था। तो ये 3-4 चीज़ें आपने साबित करनी है कि सर ये तो इतनी इतनी है, और ये मुझसे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो मैं भी जो है ना, आप काइंडली जो है इसको रेंट को जो है फेयर करें। अब ये तो होगी टेनेंट की बात। अब सिमिलर इस तरीके से अगर हम लैंडलॉर्ड की बात करें, तो लैंडलॉर्ड भी जो है वो भी फेयर रेंट की एप्लीकेशन दे सकता है रेंट कंट्रोलर को। और वो इस तरीके से अपनी प्ली ले सकता है कि सर ये 10 साल से इसी मेरी प्रेमिसेस में रह रहा है, और इसमें जो है मतलब 10 साल से ही यहाँ पे रह रहा है, और इसमें शुरू से लेके अभी तक जो रेंट है वो इतना ही है। मैंने ना बढ़ाया है, ना मैंने कभी इसको बोला है। लेकिन अब जो मैंने इसको कहा है कि रेंट अब 10 नहीं, अब जो रेंट है वो 25 होगा, तो वो इस बात पे एग्री नहीं है। इसी वजह से मैंने फेयर रेंट की एप्लीकेशन दी है। आप फेयर रेंट डिसाइड करें, क्योंकि 10 साल पहले चीज़ें डिफरेंट थी, अब चीज़ें डिफरेंट है। अब आप सेम लोकेलिटी में देखेंगे तो बाकी सारी जो प्रेमिसेस हैं उनके लैंडलॉर्ड जो है वो 25,000 पर मंथ रेंट ले रहे हैं। साथ ही में इतने सारे न्यू टैक्सेस इम्पोज हो गए हैं। पहले बिजली का बिल जो है वो 2,000 से ज़्यादा नहीं आता था, अब 6-6 हज़ार रुपये वो आ रहा है। मेंटेनेंस का इतना खर्चा है, बाकी दूसरे नए नए जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज हो रहे हैं। तो सर किस तरीके से मैं 10,000 रुपये, तो मैं फिर तो इसका मतलब ये कि ये तो मैं अपने बाकी के पैसे तो मैं घर से दे रहा हूँ, ये तो जगह मेरे नुकसान में, ये तो मुझे लॉस दे रही, तो फायदा क्या रेंट आउट करने का।
तो इसीलिए सेम ये एप्लीकेशन जो है सेक्शन 8 की रेंट डिसाइड करने की, ये दोनों के लिए हो सकती है और दोनों के एडवर्स भी जा सकती है। अब टेनेंट भी दे सकता है कि सर ये रेंट कम करवा के फेयर रेंट होना चाहिए, जितना होना चाहिए बाकी जितना सबका है। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड भी दे सकता है कि सर ये एप्लीकेशन के थ्रू जो है फेयर रेंट डिसाइड होना चाहिए, ये रेंट 10,000 नहीं बल्कि 25,000 होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी प्रेमिसेस जो हैं उनमें भी इतना ही रेंट है। तो इस तरीके से दोनों दे सकते हैं। और एडवर्स की जो मैंने बात की वो ये है कि एडवर्स इनमें अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि सर मैं इससे 12,000 रुपये ले रहा हूँ, अब ये होना चाहिए 25,000 रुपये। जज साहब वो रेंट कंट्रोलर जो है वो देखता है, सारी चीज़ें देखता है, चार मैंने आपको ग्राउंड्स बताए, उन चारों चीज़ों को देखता है, इंक्वायर करता है। अगर तो उनको लगता है कि नहीं इनको तो 12,000 भी नहीं होनी चाहिए, तो 10,000 होनी चाहिए, तो वो 10,000 भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप कभी भी नहीं समझेगा कि अगर जब भी आप फेयर रेंट के लिए जाएंगे तो डिसीजन आपके फेवर में ही आएगा, अगर आप ये चार चीज़ें सामने एस्टेब्लिश कर रहे हो तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। खैर ये था फेयर रेंट। अब फेयर रेंट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फेयर रेंट को समझने के बाद जो है आगे आता है आर्टिकल सेक्शन 9 जो है लिमिट ऑफ फेयर रेंट। देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट को के लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, सही है। फेयर रेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चार चीजें जो है, क्या चार ग्राउंड्स जो हैं वो हमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन जो 9 है वो बेसिकली एक लिमिट इम्पोज कर रहा है फेयर रेंट के ऊपर, समझ रहे हैं आप। बेसिकली सेक्शन 9 ये कहता है कि जब आप फेयर रेंट की एप्लीकेशन देते हो, वंस आपकी फेयर रेंट की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है, मान लो कि अगर आप लैंडलॉर्ड हो, लैंडलॉर्ड एक फेयर रेंट की एप्लीकेशन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि सर टेनेंट जो है अभी मुझे 10,000 रुपये महाना दे रहा है, लेकिन ये 25,000 रुपये होना चाहिए। तो डिसाइड हो गया आपके फेवर में, अब रेंट जो है वो मंथली 25,000 रुपये आपको मिल रहा है। अब आप कब तक ये 25,000 रुपये पे चलोगे, बेसिकली ये चीज डील करती है सेक्शन 9 से। लिमिट आपके ऊपर एक इम्पोज हो जाएगी कि जब फेयर रेंट एक दफा डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद आप 3 साल तक, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 साल तक आप जो है रेंट को बढ़ाएंगे नहीं, ना ही आपको उसमें कोई भी जो है अदर टैक्सेस की बात करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। 3 साल तक वो 25,000 रुपये रेंट रहेगा। जब 3 साल का टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद मैक्सिमम आप 10% पर एनम जो है अपना रेंट इंक्रीज कर सकते हो। अब 10% मैक्सिमम का मकसद ये है कि वो 5% भी हो सकता है, वो 8% भी हो सकता है, वो 9% भी टैक्स हो सकता है। परसेंट जो है वो पर एनम आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है 3 साल तक आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, ना ही कोई आप परसेंटेज बढ़ाएंगे। जितना आपका वंस आपका फेयर रेंट डिसाइड हो गया अंडर सेक्शन 8, उसके बाद आप अंडर सेक्शन 9 जो है 3 साल तक, एज पर सेक्शन 9 जो है 3 साल तक आप अपना कोई भी रेंट जो है ना नहीं बढ़ाएंगे। 3 साल के बाद आप जो है मैक्सिमम 10% तक रेंट जो है बढ़ा सकते हैं, पर एनम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 का जब हम टाइटल पढ़ेंगे, जब हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, तो वो कहता है पेमेंट ऑफ रेंट। अब बेसिकली इसमें तरीकेकार बताया गया है कि किस तरीके से एक टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता है। ठीक है। पर इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस जो है, वैसे तो हमने आपने पहले भी ये सेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अपने पेपर पास करने के लिए, अपने कोई भी एग्जाम्स को पास करने के लिए सेक्शन पढ़ लिया होगा कि अच्छा इस तरीके से इसमें सब क्लॉज 1 ये कहता है, सब क्लॉज बी ये कहता है। बेसिकली जिस तरीके से आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होगा इसका। अब इसको प्रैक्टिकल हवाले से देखते हैं। देखिए सेक्शन 10 का ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या इसका मकसद, असल मकसद क्या है, वो ये है कि कभी कभार क्या होता है जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, आप में से बहुत सारे प्रैक्टिस में होंगे भी आई एज्यूम, कि देखें प्रैक्टिस में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो जानबूझ के इस तरीके से भी करते हैं कि वो जो है टेनेंट से कुछ टाइम के लिए जानबूझ के अवॉइड करते हैं रेंट लेना। अब उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि वो कल को कोर्ट में जाके एस्टेब्लिश कर सकें कि सर ये डिफॉल्टर है। अब रेंट, हालांकि हकीकत क्या है, हालांकि हकीकत ये है कि टेनेंट जो है
वो तो चाह रहा है आपको रेंट देना, वो तो आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आपको चेक दे रहा है आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आपको कैश दे रहा है आप अवॉइड कर रहे हो। तो बेसिक उसका मकसद क्या है? बेसिक बेसिक मकसद उसका ये है कि आपको डिफॉल्टर शो करवाया जाए, 2 महीने छोड़ के, 3 महीने छोड़ के आपको कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट में एविक्शन का सूट फाइल किया जाए और उसमें आपको डिफॉल्टर शो करवा के आपको प्रेमिसेस से एविक्ट किया जाए। इसीलिए जो है टेनेंट लैंडलॉर्ड जो है वो अवॉइड करता है आपसे पेमेंट लेने के लिए। अब उस लैंडलॉर्ड की इस चालाकी से बचने के लिए हमारे पास सेक्शन 10 अवेलेबल है। सेक्शन 10 ये कहता है कि आप किस तरीके से लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर सकते हो अगर वो अवॉइड भी कर रहा है। तो बेसिकली अगर इसका हम सबसेक्शन 1 देखें तो वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी फिक्स डेट नहीं है, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाई है या कोई भी ऐसी फिक्स डेट नहीं है कि मंथली जो है इस डेट को मैंने आपको पेमेंट करनी है, रेंट की पेमेंट करनी है, अगर कोई भी डेट फिक्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डेट, तो आप क्या करेंगे? हर मंथ के 10th ऑफ मंथ जो है आप रेंट जो है अपना लैंडलॉर्ड को जमा करवा देंगे। ठीक है, बेसिकली ये तो कॉमन बात है कि आप उसको रेंट दे देंगे। अब आगे की बात है कि अगर वो रिफ्यूज कर रहा है या अगर वो लेने से मना कर रहा है या वो अवॉइड कर रहा है, तो आप जो है फिर आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे। बेसिकली आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो, लैंडलॉर्ड को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो? उनको उसको बाय हैंड आप दे सकते हो, आप उसको पोस्टल मनी के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप उसको सेंड करें। अगर आपको वो रिसीविंग नहीं दे रहा, उसका सोल पर्पज यही है कि आपको वो डिफॉल्टर शो करवाए। ठीक है, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? सेक्शन 10 ये कहता है आप कोर्ट में जाके सेक्शन 10 सब रूल 3 की एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये पूरा प्रॉपर, इसमें जिस तरीके से सूट चलते हैं वैसे नहीं है, इसमें आप प्रॉपर एक 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 एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर मेरे साथ मसला ये है कि मैं इस प्रेमिसेस का टेनेंट हूँ और मैं इतना महाना जो है रेंट पे करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 महीने हो गए हैं, मैं लैंडलॉर्ड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको रेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है जानबूझ के अवॉइड करता है, मुझसे रेंट नहीं ले रहा, मुझे रिसीविंग नहीं दे रहा। उसका सोल पर्पज ये है कि आप जो है उसको डिफॉल्टर, वो मुझे डिफॉल्टर शो करवाना चाहता है ताकि वो कल को मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सके एविक्शन का और मुझे प्रेमिसेस से बाहर कर दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस चीज से बचने के लिए अब कोर्ट जो कहती है, कोर्ट ये कहती है कि आप उसको डिपॉजिट करें, पोस्टल मनी के थ्रू भेजें। ठीक है, अगर वो उसमें भी रिसीविंग नहीं दे रहा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि आपको कोर्ट ये कहेगी कि ठीक है, आपका एक नेशनल बैंक अकाउंट खोलते हैं हम। ठीक है, फिर आपका जो भी अकाउंट खुलने के बाद आपका जो भी है, आप जितना भी आपका मंथली जो रेंट है वो आप अकाउंट में आके जमा करवा दें, कोर्ट में आप वो जमा करवा दें। हम जो है लैंडलॉर्ड को एक नोटिस इशू करते हैं। फिर कोर्ट क्या करती है? लैंडलॉर्ड को नोटिस इशू करती है कि इस तरीके से आपका टेनेंट जो है वो उसने कोर्ट को अप्रोच किया है, उसने ये प्रेयर डाली है और जो है आपका एक अकाउंट जो है हमने वो खोल दिया है। आपके अकाउंट में जितना भी आपका रेंट है जो कि आपको जो आप अवॉइड कर रहे हो लेने से, वो उस अकाउंट में मंथली उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप उसको आके रिसीव करें या ना करें, आपका रेंट जो है वो जमा हो रहा है। आप आगे 1 मंथ का रिसीव करें, 2 मंथ का रिसीव करें या पूरा का पूरा रिसीव करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपका रेंट जो है वो जमा हो रहा है। कल को आप इस टेनेंट के अगेंस्ट में डिफॉल्टर का जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। डिफॉल्टर के ग्राउंड पे एविक्शन का सूट जो है अंडर सेक्शन 15 जो दिया गया है वो आप फाइल नहीं कर सकते। बेसिकली ये मकसद था सेक्शन 10 का कि किस तरीके से आपको बचाया जा सकता है लैंडलॉर्ड की इस चालाकी से, किस तरीके से आपको डिफॉल्टर होने से बचाया जाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो है लोग जानबूझ के टेनेंट से जान छुड़ाने के लिए जानबूझ के उनको अवॉइड करते हैं, उनसे जो है रेंट नहीं लेते ताकि कल को एक ग्राउंड स्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि स्टेचुटरी राइट्स जो हैं, ये जो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है, ये आपको आपके स्टेचुटरी राइट्स देता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ये आप लैंडलॉर्ड से ज्यादा ये टेनेंट को प्रोटेक्ट करता है। इतना आसान नहीं होता इस तरीके से टेनेंट को बाहर निकालना जिस तरीके से यहाँ पे आजकल जो डेली लाइफ में होता है।
80% जो है ये लॉ जो है वो टेनेंट के फेवर में है, लेकिन कहीं कहीं ये 100% भी चला जाता है लैंडलॉर्ड के फेवर में। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, उनमें पूरी तरह ये लैंडलॉर्ड को फेवर करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सेक्शन 10 जो है बेसिकली आपको अवॉइड डिफॉल्टर होने से बचाता है। आपको आपको पैटर्न बताता है कि आप किस तरीके से लैंडलॉर्ड को अप्रोच करेंगे। अगर वो आपको रिसीविंग नहीं दे रहा, रेंट नहीं ले रहा, तो किस तरीके से आप कोर्ट अप्रोच करेंगे, किस तरीके से आपके अकाउंट्स बनेंगे, किस तरीके से आप मंथली उसमें अपने जो रेंट है वो जमा कराएंगे। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि कल को लैंडलॉर्ड आपके अगेंस्ट में एविक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि आप डिफॉल्टर हैं, आप रेंट नहीं दे रहे। जब भी वो फाइल करेगा उसके सामने पूरा ये रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि इस तरीके से इन्होंने हर मंथ अपना रेंट पे किया है, कोई भी इन्होंने मिस नहीं करा मंथ। तो आई होप कि आपको अच्छा, ये अभी मुझे एक मैसेज आया है कि टेनेंट को जो है निकालने का क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, एग्रीमेंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजों में क्राइटेरिया एक ही होता है। मैं आपको आगे जब हम चलेंगे एक लॉ ये कहता है, जब हम इसका सेक्शन 13 आपको पढ़ाऊंगा, लॉ उसमें यह कहता है कि आप टेनेंट को विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप निकालेंगे। मैंने आपको जैसे एग्रीमेंट का सेक्शन 5 आपको मैंने समझाया कि सेक्शन 5 दिखने में तो मैंडेटरी प्रोविजन है, हर जगह उसमें शेल दिया हुआ है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन बेसिकली जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम सेक्शन आगे चल के 15 पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो मैंडेटरी नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पास एग्रीमेंट हो या ना हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जाके सिर्फ कोर्ट में इतना एस्टेब्लिश कर दें कि मैं इसका टेनेंट हूँ, ये मेरा लैंडलॉर्ड है, आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया जो आप पूछ रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया आपको जब हम सेक्शन 13 से आगे जाएंगे तो आपको पूरा क्राइटेरिया मैं समझा दूंगा कि मेन जो थीम है ना इस प्रोविजन का, या इस पूरे जो लॉ का थीम है ना, बेसिकली वो थीम ये है कि आप जो है विथआउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप टेनेंट को इस तरीके से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपको उनको एविक्ट करना है तो आप प्रॉपर फॉरम यूज करेंगे, प्रॉपर जो है लॉ के थ्रू जो है आप उसको एविक्ट करेंगे। अदरवाइज आप उसको उस तरीके से एविक्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसको एक स्टेचुटरी प्रोटेक्शन दी गई है सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के थ्रू। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्राइटेरिया जो है वो आपको मैं आगे समझाता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया, किन किन ग्राउंड्स पे जो है हम एविक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं टेनेंट के अगेंस्ट में, कि किन किन ग्राउंड्स पे जो है टेनेंट को हम इजीली प्रेमिसेस से बाहर निकाल सकते हैं। उसमें सेक्शन 15 भी आ जाता है, सेक्शन 14 भी आ जाता है, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम सेक्शन जो 10 है वहां तक चीजें हमें समझ आ गई होंगी आई होप के अच्छे से। उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 11 की बात हम करते हैं। देखिए, सेक्शन 11 जो ये है, सेक्शन ये 11 कहता है कि इसका जब हम हेडिंग पढ़ेंगे तो हेडिंग ये कहती है कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमिनिटीज एंड सर्विसेज। हिस्पा जाहिद, आई होप तो आपको थ्योरी जो आपको क्वेश्चन था आपको वो उसका आंसर मिल गया होगा। और इसके बाद जो है अभी सेक्शन 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको एक ये लेक्चर के बाद जो है ना आपको फिर ब्रीफ कर दूंगा। अभी फिर जो है लेक्चर का ऐसे फ्लो जो है वो टूट जाता है। देखिए, सेक्शन 11 की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन 11 कहता है कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमिनिटीज एंड सर्विसेज। इसमें ये है, कभी कभार क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो है उसका और टेनेंट का फड्डा चल जाता है, कोई मसला उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। अब कोई प्रेमिसेस ऐसी होती है जो ज्वाइंट प्रेमिसेस होती है, नीचे टेनेंट रहता है, ऊपर मालिक मकान रहता है। जो लाइट का एक्सेस है वो मालिक मकान के पास है, जो गैस का एक्सेस है वो मालिक मकान के पास है, जो पानी का एक्सेस है वो मालिक मकान के पास है। वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मालिक मकान के एक्सेस में, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई कल को डिस्प्यूट होता है मालिक मकान और आपके बीच में, मालिक मकान ने क्या किया, मालिक मकान ने आपकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी, तो अब आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली इसको जो है अप्रिशिएट नहीं करता लॉ। लॉ ये कहता है कि आप टेनेंट की जो एमिनिटीज हैं, जो उसकी सर्विसेज हैं, उनको कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इसको सेक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, इसकी लीगल लैंग्वेज को पढ़ते हैं फर्दर, फिर मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। देखिए, कहते हैं कि नो लैंडलॉर्ड, पहले नो लैंडलॉर्ड आ गया, दैट मीन्स पहले ही वर्ड नो आ गया, दैट मीन्स कि
एक बिल्कुल मैंडेट होके लैंडलॉर्ड को मना किया जा रहा है कि आप कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। इसमें कोई भी डायरेक्टली अदर ऑप्शन नहीं है। नो लैंडलॉर्ड शैल डिसकंटिन्यू और कॉज टू बी डिसकंटिन्यूड एनी सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या चीजें आ जाती हैं? पहले तो हमें पता चला कि डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता डिसकंटिन्यू? सर्विसेज एमिनिटीज। उसमें क्या आ जाता है? क्या क्या सर्विसेज होती हैं? मेन जो होती हैं, प्राइमरीली जो होती हैं, वो होती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा गैस होता है, तीसरा वाटर होता है। अब ये सारी चीजें जो है, ये चीजें आपकी कभी भी लैंडलॉर्ड डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर एक्सेस उसके पास है, अगर पानी वो आपको देता है, अगर लाइट वो उसके थ्रू आपको मिलती है, अगर गैस उसके थ्रू आपको मिलता है, तो कभी भी किसी भी बात के ऊपर, चाहे कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसने फॉलो नहीं किया, तो ऐसे अपनी मर्जी से वो आपको आपकी एमिनिटीज को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो होगी लॉ जो सेक्शन 11 की बात जो हमें एक समझ आई। लेकिन बात ये है कि अगर हम इसको प्रोसीजरल देखें, कि बात ये है कि अगर सर ये सेक्शन के बावजूद भी अगर कोई आपकी एमिनिटीज को डिसकंटिन्यू कर रहा है, आपके आपकी जो सर्विसेज है उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, आपको लाइट नहीं दे रहा, आपको पानी नहीं दे रहा, आपको गैस नहीं दे रहा, या इनमें से कोई भी एक चीज नहीं दे रहा, चलो लाइट दे रहा है तो पानी नहीं दे रहा है, पानी दे रहा है तो लाइट नहीं दे रहा है, तो तब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो जैसे सेम जिस तरीके से हम सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 की एप्लीकेशन फाइल करते थे कि सर इस तरीके से मेरे साथ मसला है, लैंडलॉर्ड जो है मुझसे रेंट जो है वो ले नहीं रहा, रिसीविंग नहीं दे रहा, ताकि मैं डिफॉल्टर ना बनूं, इसीलिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन फाइल की। सेम इसी तरीके से हम सेक्शन 11 में सब क्लॉज 2 जब पढ़ेंगे, तो सब क्लॉज 2 ये कहता है, आपको आवाज मेरी आ रही है? शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी, एक मिनट में मुझे जरा बता दीजिएगा, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू भाई। देखें, इसमें ये है, सेक्शन 11 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि जिस तरीके से आप सेक्शन 10 सब क्लोज 3 की एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे, एक सिंपल फाइल होती है, एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल होती है, सेम उसी तरीके से आप जो है सेक्शन 11 सब क्लोज 2 की एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका मसला है, जो भी आपका इशू है, वो आप बताएंगे कि सर इस तरीके से मैं लैंडलॉर्ड ने जो है वो मेरी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद कोर्ट क्या स्टेप्स लेंगी, इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रोसीजरल, एक समरी प्रोसीडिंग्स होती है। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, कोई प्रॉपर सूट नहीं होता है। एक सिंपल जो रेंट कंट्रोलर होता है, वो एक सिंपल एक इंक्वायरी बिठाता है, एक जो है, जैसे आप नाजिर समझ लें, नाजिर को अपॉइंट करता है और उसको बोलता है कि जाके जो है आप जो साइट है उसको विजिट कर लें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे घर की जो सर्विसेज हैं उनको डिसकंटिन्यू किया गया है, तो एप्लीकेशन के बाद रेंट कंट्रोलर जो है वो एक नाजिर का अपॉइंट करेगा, और नाजिर जो है आपके घर को विजिट करेगा, और वो मेक श्योर करेगा, वो जो है एक्नॉलेज करेगा, या वो जो है वो जाके एविडेंस ये चीज़ का देगा रेंट कंट्रोलर के सामने कि सर वाकई इसकी जो भी इसका इशू है वो सही है, और वाकई इसकी चीज़ें जो है वो इलीगली जो है वो डिसकंटिन्यू की गई हैं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, या जो है अपना वाटर नहीं है, कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, लाजमी नहीं कि तीनों ना हो, कोई भी एक चीज़ इसमें से नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो रेंट कंट्रोलर है वो सिंपली एक डायरेक्शन इशू करेगा, एक नोटिस इशू करेगा, किसको? लैंडलॉर्ड को, कि आप जो है जो भी विदाउट सफिशिएंट कॉज, आपने जो भी विदाउट सफिशिएंट कॉज आपने जो भी सर्विसेज डिसकंटिन्यू किए, उनको आप जो है कंटिन्यू करें। अब बाज दफा क्या होता है, लैंडलॉर्ड नहीं सुनते, लैंडलॉर्ड जो है उसको डायरेक्शंस को जो है डिसोबे कर देते हैं। कोई ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो कि कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं मानते, तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें फिर लॉ ये कहता है, फिर आप जब इंटीमेट करोगे कोर्ट को, तो लॉ ये कहता है कि आप जो है इसमें कोर्ट जो है फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेंट कंट्रोलर क्या करता है? रेंट कंट्रोलर कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें से लोग बुलाता है। जैसे साउदर्न सुई गेज जो है उसमें से कोई आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई आएगा,
और वाटर डिपार्टमेंट से कोई आएगा, तो उनमें से जो भी बंदे काम करने वाले हैं उनको बुलाएगा एक एक को, और उनको डायरेक्शंस देगा कि आप जाके इनकी सर्विसेज को जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, उसमें जो भी इशू है उसको सही करें, उसमें जितना खर्चा भी आता है वो जो है फिर लैंडलॉर्ड से डिडक्ट किया जाएगा, उसकी रेंट से जो है डिडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ उसमें अगर हम सेक्शन 11 सब क्लोज 4 पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी सेक्शन 5 पढ़ेंगे, तो उसमें उस ऑर्डर को जो लैंडलॉर्ड जो रेंट कंट्रोलर ने एक डायरेक्शंस इशू की थी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में कि आपने ये कंटिन्यू करनी है, सर्विसेज आपने रीस्टोर करनी है, अगर वो नहीं कर रहा तो अंडर सब रूल 5 जो है, सब सेक्शन 5 जो है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है, और उसको अप टू द 6 मंथ जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है। बेसिकली सेक्शन 11 आपको समझ आ गया होगा, जितनी भी मैंने इसमें आपको बातें बताई वो सारी इसी सेक्शन के अंदर है। जब आप इसको एक दफा दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाएंगी। देखिए सेक्शन 11 सिंपल इतना है, वो ये कहता है कि कभी भी टेनेंट की आपको चीजें जो है, सर्विसेज जो है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। चलो अगर कोई कर भी देता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं सेक्शन 11 सब रूल 2 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, उसमें मेरा जितना भी जो भी मेरा इशू है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रेंट कंट्रोलर जो है उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद एक नाजिर को अपॉइंट करेगा, वो जगह को विजिट करेगा, वो साइट पे आएगा, सब चीज़ें देख के और वो रिपोर्ट करेगा रेंट कंट्रोलर को। उसके बाद रेंट कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को डायरेक्शंस इशू करेगा कि इस तरीके से आप जो है सर्विसेज को दोबारा रिस्टोर करें। लेट सपोज कि अगर वो रिस्टोर नहीं कर रहा, वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा ऑर्डर की, तो क्या होगा? उसके बाद कंट्रोलर जो है खुद जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उन सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए वो खुद लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंसर्न डिपार्टमेंट से वो ऑफिसर्स को बुलाएगा, साउदर्न गैस से बुलाएगा, वाटर बोर्ड से बुलाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी, वो जो भी उनका डिपार्टमेंट है वहां से उनको बुला के और वो रिस्टोर करवाएगा। जितना भी उसका खर्चा आएगा वो सारा जो है रेंट में से डिडक्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है लैंडलॉर्ड को उस डिसीजन को डिसओबे करने के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है उसको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है सर, यहाँ तक हमने समझा, यहाँ तक सेक्शन 11 तक हमने समझा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बेसिकली बात करता है रिपेयर्स के बारे में। ठीक है सर, अब अगर इसकी हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बेसिकली रिपेयर्स जैसे बंदा कोई भी टेनेंट है, वो किसी जगह में रह रहा है, तो वहाँ पे जितने भी रिपेयर्स होते हैं, जो भी कोई चीज़ ख़राब हो गई, कलर नहीं है, कोई भी और मसले मसाइल हैं, तो वो सारी चीज़ें रिपेयर करने का किसका काम है? वो लैंडलॉर्ड का काम है। अगर वो सारी अपनी ये ड्यूटीज काम सही से सरअंजाम नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। बेसिकली पहले देखते हैं कि रिपेयर जो है, रिपेयर होती क्या है, रिपेयर को किस तरीके से लॉ ने डिफाइन किया गया है, उसके बाद आगे फिर इस पर बात करते हैं। देखें, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट इफ द लैंडलॉर्ड fails to make such repairs or whitewashing as may be necessary to keep the premises in the proper shape, उनको प्रॉपर शेप में रखने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं अगर वो नहीं ले रहा, ठीक है, the controller may on application made to him by the tenant and after such inquiry as the controller deems fit to make direct the such repairs or whitewash may be made by the tenant and the cost thereof be deducted from the rent payable to the landlord। देखिए ये भी सेम वही चीज है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसे सेक्शन 11 था, उसी तरीके से ये है सेक्शन 12 रिपेयर्स के बारे में। अगर कोई टेनेंट जो है, अब इसमें पहला अगर हम वर्ड देखेंगे, देखें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से हटके अगर एक तो एग्रीमेंट में आपने कुछ चीजें की हुई हैं, आपने डिसाइड की हुई है कि रिपेयर इस तरीके से होगा या कौन करवाएगा, वो चीजें छोड़ के, उनको हट के अगर ऐसी चीजें कोई डिसाइडेड नहीं है, तो फिर ये सेक्शन 12 आपके काम का है, सेक्शन 12 आपके काम का है। इसमें क्या है? इसमें ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है आपको टाइमली आपका जो प्रेमिसेस है वो रिपेयर नहीं करवा के दे रहा, ठीक है, अगर आपको वो वाइट वॉशिंग नहीं करवा के दे रहा, या बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए उसको, उस प्रेमिसेस को प्रॉपर शेप में रखने के लिए वो ले ही नहीं रहा,
अब पानी का मोटर खराब है, उसको बनाने के लिए वो नहीं कोई भेज रहा, कोई और मसले मसाइल है, जगह टूट रही है, ऊपर से छत जो है उसमें उसमें वो जो है जो दरारें पड़ जाती हैं वो हो गया है, कलर खराब हो गया, वो सारी चीजें उनको प्रॉपर मेंटेन या उनको प्रॉपर शेप में रखने के लिए वो कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहा। आपको डर है कि कहीं को कल को ये छिद गिर जाए तो कोई मेरी जान को खतरा है, कुछ और मसला मसाइल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप जाके रेंट कंट्रोलर के पास सेक्शन 12 अंडर सब क्लॉज 1 एक एप्लीकेशन देते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आप सेक्शन 10 में दे के आ रहे हैं, जैसे आप सेक्शन 11 में दे के आ रहे हैं, वैसे ही आप सेक्शन 12 में भी एक एप्लीकेशन देंगे। उसमें आप अपनी क्यूरी जो भी है, आपका जो भी इशू है, वो आप रेंट कंट्रोलर के सामने रखेंगे। रेंट कंट्रोलर इसमें बेसिकली क्या करेगा, एक छोटी सी इंक्वायरी बनाएगा, इंक्वायरी करेगा, अगर चीज़ें वाकई वही है जो आप बोल रहे हैं तो वो डायरेक्शंस इशू करता है। अगर तो लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा तो वो डायरेक्शंस इशू करता है टेनेंट को कि आप जो है जितने भी कॉस्ट इस पे आती है, जितनी भी चीज़ें रिपेयर होनी चाहिए, जितनी भी सारी चीज़ें, आप उनको खुद जो है रिपेयर करवाएं, खुद जो है जगह को जो है प्रॉपर शेप में मेंटेन रखने की कोशिश करें। उसमें जितना भी आपका खर्चा आता है वो आप जो है जो आपकी मंथली रेंट आप पे करते हैं उसमें से जो है आप जो है वो डिडक्ट कर दें। मसलन आप जो है 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो अगले महीने से जो आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगले महीने से 15,000 रुपये पे कर दें। आपका जितना खर्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से डिडक्ट करते हैं। बेसिकली ये था सेक्शन 12 रिपेयर का। आप आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर जो है रेंट कंट्रोलर जो है वो वेरीफाई करता है। ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे सर मैंने आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपये का और आप बोलेंगे सर मैंने 50,000 रुपये जो है रिपेयर पे खर्चा कर दिया, और कोर्ट बोले कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है और आपने बहुत अच्छा किया, अब आप 50,000 रुपये जो है वो मंथली जो है उससे डिडक्ट करें। ऐसा भी नहीं होगा। प्रॉपर उस पर कोर्ट जो है वो वेरिफिकेशन करती है और सारी चीज़ें देखती हैं, सर्टिफाई करती है कि वाकई इतना खर्चा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर वो सर्टिफाई करती है और वो कोर्ट जो है वेरीफाई करती है, वेरीफाई होने के बाद जो है कोर्ट अश्योर होती है कि वाकई इतना खर्चा हुआ है, तो फिर आपको एक ऑर्डर इशू करती है कि आप इस तरीके से जो है मंथली उसमें से डिडक्ट करते जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाने की पूरी कोशिश की है कि जैसे आपको प्रैक्टिकल, ये जैसे लॉ, इसमें चीज़ें पढ़ने में तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, 3 दफा तो हम भी पढ़ गया है, लेकिन प्रैक्टिकल किस तरीके से ये चीजें होती हैं, कोर्ट में किस तरीके से चल रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। अगर वो चीजों का समझ, उन चीजों की समझ नहीं है तो फिर ये सिर्फ पढ़ने की हद तक ये चीजें जो है ना रह जाती हैं, फिर उनमें कोई वो फायदा नहीं होता है। फिर आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ये मेरी पढ़ाई हुई चीजें जो है ना वो भूल भी जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि आप उनको प्रैक्टिकल समझें, आप उनको देखें कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होती हैं, कोर्ट्स में किस तरीके से ये लॉ चल रहा है, तो जाके ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। देखिए, खैर इसके बाद सेक्शन जो 13 है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे ऐसे समझ लें कि मोस्टली 3 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। वो मैं टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कोशिश करूँगा कि इनको थोड़ा सा जल्दी कवर कर लूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें रहेंगी वो चीज़ें हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और अब जान छुड़ाने वाली तो बात है नहीं, अगर मैं ज़्यादा उसमें वो करूँगा तो फिर समझ में आपको चीज़ें नहीं आएंगी। बेसिकली देखें, सेक्शन 13 जो है, आप यहाँ पे एक मेंबर का क्वेश्चन था कि क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से आप टेनेंट को एविक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब बेसिकली उनका जो क्वेश्चन था क्राइटेरिया वाला, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से शुरू होने वाले, उनका जो आंसर था क्वेश्चन का वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी सेक्शन नंबर 13 वो ये कहता है कि नो टेनेंट shall be evicted from the premises in his possession except in accordance with the provisions of this ordinance. बेसिकली ये एक सेक्शन, ऐसा सेक्शन है जिसने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर एक मोहर लगा दी कि किसी भी टेनेंट को, अगर आप किसी भी टेनेंट को आप बगैर किसी, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर मान लो कि किसी ने आपको निकाल दिया तो उसके बाद जो है आप दोबारा से जाके आप सूट फाइल कर सकते हैं। बीइंग ए टेनेंट आप लैंडलॉर्ड के खिलाफ सूट फाइल करेंगे, सर इसने मुझे बगैर जो है बगैर विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो मुझे पोजीशन मेरी डिस्पोजेस किया, मुझे पोजीशन में रिस्टोर किया जाए। तो आपको, हालांकि आपके पास कोई टाइटल नहीं है, आप जस्ट टेनेंट हो, आपको उस पोजीशन में वापस रिस्टोर किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं किस हद तक आपको बीइंग अ टेनेंट जो है आपको इस लॉ ने प्रोटेक्ट करा है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि एक दो सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन 14 मेरे हिसाब से जो है वो टोटली फेवर करता है लैंडलॉर्ड को। बाकी सारे जितने भी सेक्शंस हैं वो टोटल जितने भी हैं वो सारे टेनेंट के हवाले से, उसके राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सेक्शन 13 लैंडलॉर्ड के ऊपर एक ठप्पा लगा देता है कि सर आप इसको कभी भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं निकाल सकते। अच्छा सर, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल रहे, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, फिर हम कैसे इसको निकालें, कैसे किस तरीके से हम अपनी जगह वापस करें। तो लॉ कहता है कि अगर आपको इसको निकालना है तो आप जाके, अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हैं, क्लासेस जो हैं डिफाइन की हैं लॉ ने, वो सेक्शन 14 में फॉल करते हैं। अगर आप उनमें से कोई एक हो तो आप जाके सेक्शन 14 में सूट फाइल करें, हम देखेंगे। अगर हम समझते हैं कि इसको निकलना चाहिए, हम खुद ही जो है हम निकाल देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? लॉ कहता है कि अगर आप सेक्शन 14 में फॉल नहीं कर रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि सेक्शन 15, अगर सेक्शन 15 में सर्टेन जो है ग्राउंड्स दिए गए हैं कि आप इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है टेनेंट को बाहर निकाल सकते हो, आप वहां चले जाएं, सेक्शन 15 में चले जाएं, आप वहां जाके उसको एविक्शन का सूट फाइल करें और उसको निकाल दें। इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते कि आप, आपका मूड खराब हो गया और आप घर से उठे और आके टेनेंट को बोला कि भाई सामान पे करो, निकलो, उसका सामान वामान बाहर निकाल दिया। ऐसे नहीं हो सकता। टेनेंट के कुछ स्टेचुटरी राइट्स है, टेनेंट को सेंट प्रीमिसेस रेंट ऑर्डिनेंस जो है 1979 वो प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से आप कभी भी उसको निकाल नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद लैंडलॉर्ड के हवाले से एक सेक्शन आता है। लैंडलॉर्ड के हवाले से सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि सर ठीक है, सर ठीक है, मैं मानता हूं, मैं उसको बगैर किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या विथआउट जो है इस लॉ में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके सिवा जो है मैं उसको नहीं निकाल रहा। लेकिन मुझे बताएंगे फिर मेरे पास तरीका क्या है, मैं किस तरीके से निकालूं? तो फिर उसमें सेक्शन 14 भी आ जाता है, सेक्शन 15 भी आ जा सकता है। अब मसला ये है कि अभी जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आप जो है सेक्शन 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये सोच रहा था कि सेक्शन 14 को अभी कवर कर लें ताकि कल जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है सेक्शन 15 से स्टार्ट करें। लेकिन काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया, आप भी ज़्यादा, फिर वो आपके लिए भी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और फिर वो चीज़ें फिर माइंड में रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप, मेरे ख्याल से तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करना चाहिए और कल फिर जो है सेक्शन 14 से स्टार्ट करें। अगर आप अभी आप समझते हैं कि आपकी है कैपेसिटी है समझने की चीज़ें, तो हम सेक्शन 14 को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर समझ रहे हैं कि नहीं तो फिर मुझे बता दें ताकि फिर हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इनको अच्छे तरीके से कवर करें। देखिए, अगर मैंने अभी पढ़ाया तो मैं अभी भी पूरा अपना टाइम लूंगा और उस तरीके से आपको सेक्शन 14 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप अगर मुझे बता दें, कोई आप में से अगर आपकी कैपेसिटी है तो हम कंटिन्यू करें, अदरवाइज जो है हम इसको नेक्स्ट टाइम कर लें। क्योंकि चीज़ें जो है अच्छे तरीके से अगर कवर भी होंगी तो वो फिर उसमें फ़ायदा भी है और मैं भी समझूंगा कि कुछ मैंने भी आपको सिखाया और आपने भी कुछ सीखा। जान छुड़ाने वाली बात तो है नहीं कि, अच्छा चलें जी, दो तो ये बोल लेंगे नेक्स्ट टाइम करना। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई? यहाँ तक आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया? ज़्यादातर देखिए मैंने पूरा, मैं बिल्कुल ऐसे सेक्शंस के अंदर सिर्फ नहीं गया हूँ कि वन टू वन जो है ना वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊँ इस तरीके से। वो चीज़ें वो याद फिर नहीं रहती और वो चीज़ें उस तरीके से वो नहीं होता। बाकी ये कि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक प्रोसीजरल उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि किस तरीके से प्रोसीजर उसका होता है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में भी रहेगी। कल को आप, अगर कोई आप लैंडलॉर्ड हैं या कोई टेनेंट हैं या कोई आपके पास कोई टेनेंट आता है या कोई लैंडलॉर्ड आता है तो उनको आप इजीली जो है प्रैक्टिस में जो है वो तो कर लेंगे। लेकिन जो अभी स्टार्ट, जिन्होंने प्रैक्टिस की है तो वो
उनके लिए इजी हो जाएगा। वो इवन जो है कि सजेशन दे सकते हैं लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, टेनेंट को क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए हारिस अहमद, आपका एक क्वेश्चन है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस जो है बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिस यही है, 10% पर एनम होता है। और मैंने जो आपको बताया था फेयर एंड सेक्शन अंडर 8 के इसमें 3 साल तक, जो सेक्शन 9 में कि फेयर लिमिट होती है कि 3 साल तक, वो बेसिकली इस तरीके से है। देखिए एक रेंट, वो आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि आप सेक्शन 10% जो है वो आप नहीं दे रहे, वो आप देंगे। देखिए आपकी रेंट जो है, फॉर सपोज हारिस अहमद, आप एक टेनेंट है, आप एक रेंटेड प्रेमिसेस में रहते हैं, आप मंथली जो है 15,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें आप पर ईयर जो है आपसे 10% वो इंक्रीज हो रहा है, वो तो लीगल है, वो तो जायज़ है, वो तो होगा। लेकिन कल को अगर आपको अभी 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, या मान लो 1 साल हुआ है, और विथाउट एनी जस्टिफिकेशन अगर लैंडलॉर्ड आपका आपको बोलता है कि सर अभी जो है 15,000 नहीं, अब आपसे मैं जो है ना अगले महीने से 30,000 रुपये रेंट चार्ज करूंगा, तो वो इलीगल है, वो नहीं हो सकता इस तरीके से। आप उसके लिए फिर जो है, अगर वो नहीं समझ रहा, तो सेक्शन 8 में आप फेयर रेंट की एप्लीकेशन डालेंगे। फेयर रेंट, फिर रेंट कंट्रोलर जो है वो आपका रेंट डिसाइड करेगा कि 15 होना चाहिए या 25 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, जितना भी होना चाहिए। वंस आपका रेंट जो है वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 साल तक आपका लैंडलॉर्ड उस रेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता। 3 साल के बाद जो है पर एनम मैक्सिमम 10% जो है एक्सीड करेगा। समझ रहे हैं आप? समझ आ गई बात आपको आरएस भाई? देखें इसमें फहाद का एक क्वेश्चन है, आरिस आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको चीजें समझ आ गई तो। अ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, सर मीन्स प्रैक्टिस। जी जी बिल्कुल, वो लीगल है, वो तो कॉमन कॉमन सी बात है, हर साल आपका रेंट जो है वो मैक्सिमम 10% तक तो बढ़ता है। वो उसमें वो कोई भी इलीगल चीज नहीं है। लेकिन अगर कल को कोई आके जो है विथाउट एनी जस्टिफिकेशन बोल रहे हैं कि अब आप 15 नहीं 40 देंगे, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई ना। वो तो इस तरीके का थोड़ी होता है, उसमें फिर आप ये सारी चीजें करें। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे था टेनेंट के हवाले से, कि जो मेंटेनेंस की चार्जेस वगैरह हैं, देखिए वो डिपेंड करता है। फाद भाई आपका क्वेश्चन ये था कि इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी जो मेंटेनेंस लगती है या जो कलर के चार्जेस वगैरह लगते हैं वो कौन देगा? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीमेंट में क्या है। देखिए आप जब सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो सेक्शन 12 में पहला ही पहला वर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। समझ रहे हैं आप? अगर आपने एग्री किया हुआ है, अगर एग्रीमेंट में ये किया हुआ है कि ये सारी चीजें जो है लैंडलॉर्ड करेगा, जैसे ये सारी चीजें मैं करूंगा, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर तो अंडरस्टूड बात है कि ये सारी चीजें तो लैंडलॉर्ड करता है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर वो लैंडलॉर्ड आपको, आप उस प्रेमिसेस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं ले रहा, प्रॉपर शेप में रखने के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा, तो फिर आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कोर्ट, अगर कोर्ट उसको डायरेक्शंस इशू करेगी कि भाई आप इस तरीके से अपनी जगह को जो है मेंटेन करें, जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करें। अगर उसके बावजूद भी वो लैंडलॉर्ड वो सारी चीजें नहीं कर रहा, तो आपको टेनेंट रेंट कंट्रोलर जो है वो अथोराइज करता है कि आप जाके खुद जितना भी खर्चा है, जितना भी काम रहता है वो सारा करवाएं, फिर हमें बताएं कि इतना खर्चा हुआ है। हम वेरीफाई करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि वाकई इतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तो इतना हुआ है, तो आप जो है दोबारा फिर जो है वो फिर आपका जितना भी हुआ है, 30 हुआ है, 40 हुआ है, 50 हुआ है, फिर आप मंथली उसको डिडक्ट करेंगे उसमें से। अगर तो वो उसकी कंप्लायंस नहीं करता है, लैंडलॉर्ड नहीं करता है, वो इस चीज को नहीं मानता, तो फिर तो वो उसके अगेंस्ट में वो एक्शन लेंगे, कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेगी। खैर आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया है, कल फिर सेक्शन 14 से स्टार्ट करेंगे। और आज एंगेजमेंट भी अच्छी थी, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में भी आया लेक्चर। और
नईम इकबाल साहब बोल रहे हैं कि वेरी वेल एक्सप्लेन सोफा, थैंक यू सर। और गुल बानो भी जो है अप्रिशिएट कर रही हैं, तो थैंक यू सर। जितना भी ये लेक्चर आज का जो है आई थिंक अच्छा रहा यहाँ तक। और बाकी चीज़ें कल पे छोड़ते हैं, किस तरीके से क्या होना है कैसे होना है सारी चीज़ें देखेंगे कल। कल मतलब मंडे को। आई होप कि आज तक यहाँ तक तो क्लियर है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस मीटिंग को फिर एंड करें। और बाकी चीज़ें जो हैं फिर बाकी जितना भी रहता है वो इंशाल्लाह हम जो है वो मंडे वाले दिन कवर कर लेंगे। कल संडे है, आप भी छुट्टी करें हम भी छुट्टी करते हैं। थैंक यू अब्दुल समन, थैंक यू, वेलकम भाई, अल्लाह हाफ़िज़।